नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगे झटके के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिशन 2029 यानी कि अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। संघ का फोकस 2029 के लिए साउथ यानी कि दक्षिण भारत पर है। संघ दक्षिण भारत में संगठनात्मक गतिविधियों के विस्तार में जुटा है, तो इसके साथ ही साउथ की सियासत में खलबली मच गई है। संघ पर बैन की मांग उठ रही है, तो उसकी तुलना तालिबान तक से की जाने लगी है। क्या है संघ का मिशन 2029 जो मचा रहा साउथ में खलबली? संघ पर बैन की मांग और तालिबान जैसे आतंकी संगठन से उसकी तुलना के क्या है मायने? आज इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो संगठन है जो बीजेपी से ज्यादा विपक्ष के निशाने पर रहता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम सेक्युलरिज्म की लड़ाई के नाम पर संघ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत लगभग पूरा विपक्ष आमने सामने रहा है। अभी तक ये सियासत मुख्यतः उत्तर भारत में ही दिखी है, लेकिन अब ये लड़ाई दक्षिण तक पहुंच गई है और वो इसलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घटने के बाद संघ दक्षिण में अपनी गतिविधियों के विस्तार में जुट गया है। तो वहीं विपक्षी दल और इनमें भी खासकर कांग्रेस ने संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में तो संघ को लेकर सियासी घमासान मच गया है। संघ की तुलना तालिबान से की जाने लगी है, उस पर बैन की मांग उठने लगी है। He is anti-constitution. He is anti-Dr. B.R. Ambedkar. He is anti-women. Because in Manusmriti, none of these things have a place. आरएसएस की विचारधारा देश को बांटने वाली है। आरएसएस की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ है। हम कर्नाटक में इस विचारधारा को फलने फूलने नहीं देंगे। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। तालिबानिಗಳ ಮೈಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ? आरएसएस की सोच तालिबान जैसी है। आरएसएस का मानना है कि एक धर्म में सिर्फ एक ही नजरिया होना चाहिए। तालिबान हुक्म जारी करता है ताकि इस्लाम में एक खास तरीका हो सके। इसी तरह आरएसएस भी हिंदू धर्म को एक ही तरीके से चाहता है। आरएसएस और उसकी गतिविधियों पर बैन लगना चाहिए। कर्नाटक के कांग्रेस नेता और मंत्री ही नहीं, सीएम सिद्धारमैया ने भी आरएसएस को निशाने पर ले लिया है। सिद्धारमैया सरकार ने सरकारी परिसरों में संघ की शाखाओं पर रोक का आदेश जारी किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि संघ सनातन से दूर रहो, लोगों को सनातनियों की संगत से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए। संघ पर कांग्रेस के ये बोल पहली बार सामने नहीं आए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो इसका मतलब होगा देश में आरएसएस और सनातन का राज। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों को बीजेपी और संघ परिवारों से जुड़े लोग सनातन द्रोह बताने में जुट गए हैं। इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल अल्पसंख्यक वोटों के लालच में संघ जैसे प्रखर राष्ट्रवादी संगठन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सनातन समाज इनकी असलियत जान चुका है। ये संघ और सनातन का जितना विरोध कर ले, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आंधी को रोक नहीं पाएंगे। कर्नाटक के अंदर जिस तरह से एक मुख्यमंत्री है जिनके पिताजी के नाम में राम है, जिनके माताजी के नाम में राम है, घर में पार्वती जैसी पत्नी है, पार्वती जैसी नहीं, पार्वती पत्नी है, उनका नाम ही पार्वती है, और स्वयं का नाम सिद्धारमैया, और कहते क्या है कि सनातन से दूरी बना के रखो। उनके कैबिनेट के मंत्री क्या कहते हैं कि सनातन को नेस्तनाबूद कर दो, चूंकि तो डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। उनके मंत्री कहते हैं कि भाई आरएसएस से को हम बैन करेंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे। कैसी निकृष्ट सोच है। अरे कुछ करने का भी काम करो, सिर्फ बैन करने से बात नहीं बनेगी। भगवा झंडों को फाड़ने और उनके जो बैनर्स को खत्म करने और जो सनातन संस्कृति है उस पर प्रहार करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, जिस तरह से सिद्धरमैया जी ने भी आज मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि सनातनियों से बचना होगा, सनातनियों के बहकावे में नहीं आना होगा, और संघ पर भी उन्होंने हमला किया है। स्वाभाविक रूप से जो इस देश के मूल भावनाओं के विषय में बात करते हैं, जो इस देश के सनातन परंपराओं के विषय में बात करते हैं, उन सब के प्रति घृणा भाव रखना यह सोनिया जी की पार्टी करती है। और ये स्वयं सोनिया जी बताती है उनको कि आपको सनातन से घृणा करना है
और जो भी सनातन से लगाव रखता है उनसे घृणा करना है। यह सोनिया जी के कारण होता है, क्योंकि सोनिया जी सनातन को समझती नहीं है। ऐसे बहुत आए, ऐसे 100 सिद्धाराम को जन्म लेना पड़ेगा आरएसएस पे बंदी डालने के लिए, अगर सनातन के खिलाफ सोचने के लिए 100 जनों को जन्म लेना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। सनातन धर्म ये इतना बड़ा है कि सभी को अपने अपने तरीके से ठीक कर देगा, उसकी चिंता मत। उत्तर भारत की सियासत पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है, लेकिन दक्षिण भारत की सियासी जमीन अभी भी पार्टी के लिए बंजर बनी हुई है। 2029 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी साउथ की इस बंजर जमीन में कमल खिलाने की कोशिश में पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी ने दक्षिण के साथ सियासी संतुलन बनाए रखने के लिए ही सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया है। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 राज्यों पर केंद्रित कर दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में संघ का सबसे अधिक फोकस है। अब देखना यह है कि संघ यहां अपनी जड़ें जमा पाता है या संघ को रोकने की विपक्ष की रणनीति कामयाब होती है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो संघ को तालिबान बताया गया है और दक्षिण की बात हम यदि करें साउथ की, तो घमासान हो रहा है। और क्यों नहीं होगा? सवाल जायज इसलिए बनता है कि ये बात सच है, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से दक्षिण में कमल खिलाने की प्रयास में है। ये कोशिश उनकी जारी रहेगी और हमेशा रहती है। इसको लेके अथक प्रयास कर रही है, करती रहेगी। सवाल इस बात का उठता है कि आरएसएस को लेकर जो सिद्धारमैया सरकार ने कहा या जिस तरीके से उनको लगता है, वहां पे घिर इसलिए गए हैं क्योंकि सनातन विरोधी की श्रेणी में आ गए। अच्छा, पहली बार नहीं है जो इस तरह की बातें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आपने सुना, पहले बोल चुके हैं। ये सारी बातें हैं कि आखिरकार ये बात करके या इस तरीके से आरएसएस को तालिबान से कंपेयर करके या आरएसएस की जो शाखाएं हैं वहां उन पर आप बैन लगा के या उनको आप बंद करने का निर्णय लेकर या देकर आप इस तरह से कैसे चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे? तो ये तो आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव उसमें चला जाता है ना। क्या मायने हैं इस तरीके से सारी बातों को उठाने का और रखने का? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी कुंडरू पुष्पलीला। कुंडरू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन भटनागर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कुंडरू पुष्पलीला मैम आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम अनम्यूट करिए। 10 मिनट। ओके। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। मैम, ऐसा क्या हो गया कि तालिबान से कंपेयर करना पड़ रहा है आरएसएस को? क्या इस तरह की बयानबाजी या ऐसा क्या कर दिया आरएसएस ने या भारतीय जनता पार्टी ने? पार्टी को तो अभी चलो एक तरफ कर देती हूँ मैं, लेकिन आरएसएस को लेकर जो बातें की जा रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहले बोले थे कि यदि एक बार और मोदी जी आ गए तो हुकूमत चलेगी आरएसएस की और सनातन की। तो इस तरह की बातें करना कहाँ तक जायज है? मतलब राजनीतिक रूप से लड़े, दमदारी से लड़े, पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली किसी को तालिबान जैसे आतंकी संगठन से या उस जगह से आप कंपेयर कर दें, ये कहाँ तक जायज है? क्या मायने हैं उनके इस बयान के? अम्मा, मैं तो खड़गे जी जो भी कहा था सच कहा था, और हमारा उनका बेटा भी अभी मंत्री जी है कर्नाटका में, उन्हें भी जो भी कहा था वो भी सच है कि एक तो इसमें मनुस्मृति का है, सिद्धांत पे ये लोग चलते हैं। और आरएसएस में मैं लंबी नहीं बोल दूंगी, मैं अगर इलेक्शन का टाइम में आरएसएस का जो भी कार्यकर्ता रहता है उसके जो सेवक बोलते हैं उन लोग हर एक गांव में ये लोग पहुंच जाते हैं, अंडरग्राउंड का वर्क करते हुए बीजेपी को जिताने के लिए काम करते रहते हैं। ये तो मैं सबूत के साथ दिखाऊंगी। हर एक गांव में छोटे से लेके बड़े गांव तक, वहां लोकल बॉडी से लेके हाई लेवल तक भी ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं जिताने के लिए। फिर भी ये आरएसएस का जो भी है, उस टाइम में 1947 में इंदिरा जी के जमाने से पहले और गांधी जी के समय से फिर उसको बैन करने के लिए, हाँ, ये जो हम लोगों का खड़गे साहब ने जो भी कहा था उसके मैं सहमत हूँ, उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि इसमें एक अतिवाद की
जो इनकी आइडियोलॉजी है वो महिलाओं को सपोर्ट नहीं करते हैं, कैस्टिज्म बेस पे चलते हैं, रिलीजन पे चलते हैं। और ये जो है ना संस्था ऐसे नहीं है कि कुछ देश के लिए बड़ा काम नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करना है तो गवर्नमेंट के जो जगह पे ये लोग ना मीटिंग नहीं लगाने का पाबंदी लगा दिया, ये करेक्ट है। आगे भी यही करने क्या है। आप किसके लिए कर रहे हैं? बीजेपी के लिए करने का हम लोग प्रूफ करेंगे, मैं करूंगी इसके लिए। अगर हिम्मत है आपका चैनल वाला आ जाइए, आपका हर गांव में दिखाऊंगी मैं आरएसएस लोगों को किसके लिए काम करता है। मैं भी बीजेपी में थोड़े दिन काम कर चुकी हूँ। उस टाइम में भी वो लोग आए थे, अंडरग्राउंड का काम करते हुए वो लोग हमसे बात करते रहते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। उस टाइम में मैं भी बीजेपी में थी, तो ये सब्जेक्ट मुझे जब से भी मालूम है। ये सब वो लोग नहीं ऐसे नकाब नहीं पहनते हैं कि पार्टी का नकाब बीजेपी का मत करते, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको जिताने का काम करते हैं। और इनकी आलोचना शक्ति जो है ना, उनसे तो भी जो भी है हमारा कंपैरिजन करे थे ना, उससे भी ज्यादा है। वो लोग मार देते हैं, सिर काट देते हैं, और औरतों को नहीं पढ़ने का जो भी ना वो लोग करते हैं ना, मगर इसमें जो है ना उतना नहीं है। मगर जो पूरा स्मैश करने के लिए सिस्टम में पूरा व्यवस्था को नाश बोलता ना विनाश करने का, हमारा मल्लिकार्जुन जी ने जो भी कहा ना, इस बार आ गया, फिर भी तीसरी बार है, अगर आगे भी आएगा ये सनातन का नाम पे पूरा देश में पूरा प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए हम लोगों को बीजेपी के पीछे आरएसएस है। आरएसएस किस वजह से काम कर रहा, किसके लिए काम कर रहा, एक बार उनका जो है ना आइडियोलॉजी सबको प्रजा को बोलने के लिए सामने आ जाओ, बोलो, तभी बोलेंगे ना। हम जो लोगों का उसका क्या करे, इतने साल में भी उन लोग क्या करे, देश में क्या करे थे, कितने संगठन हुए थे महिलाओं के साथ में, क्या आरएसएस का भी आवाज उठा के बोले क्या? महिलाओं के बारे में हुआ, फार्मर्स के बारे में हुआ, देश का अभी जो सीज फायर के बारे में आरएसएस आया क्या? उससे क्या फायदा है? अभी हमारा एरिया में गवर्नमेंट का स्थल पे कहीं भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पब्लिक का है, उसमें जाके ये आरएसएस का संस्था मीटिंग लगाने के लिए हम लोग जो भी कंडीशन लगाया वो सबके लिए भी नहीं रहता है, सिर्फ इसके लिए रहना पड़ेगा। ठीक है उसके मैम। लिए हम तो जो कांग्रेस का आइडियोलॉजी नहीं, देश का हर लोग भी सोचने का, ये सिस्टम को पहचानने में थोड़ा गलतियां कर रहे हैं, उसको जरा सोच समझ के जरा उनके साथ में जागरूक रहना चाहिए। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। मैं सबूत कर सकती हूँ। हाँ अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। अमित जी, कांग्रेस तो कह रही है जो कहा, जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, वो तो तालिबान है, एक झटके में सब कुछ कर देता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस की जो लाइन है जो चल रही है वो बहुत अलग तरीके से। राखी जी, सर्वप्रथम तो आपको, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को और पैनल में मौजूद सभी पैनलिस्ट को आज गोवर्धन पूजा है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भाई दूज की अग्रिम शुभकामनाएं। देखिए राखी जी, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और संघ की अगर आप इस 100 साल की यात्रा को देखेंगे तो इसके केंद्र बिंदु में रहा है व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। ये व्यक्ति, आप अगर पूछेंगे कि व्यक्ति निर्माण क्या होता है, तो व्यक्ति निर्माण है चरित्र, व्यक्ति निर्माण होता है चरित्र निर्माण से। अब ये चरित्र निर्माण, चरित्र कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र के, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए? वो राष्ट्रभक्त होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या, मेरी आवाज इको हो रही है राखी, थोड़ा सा चेक करा लीजिएगा। हाँ ठीक है। परस्पर प्रेम होना चाहिए, नागरिक से नागरिक एक दूसरे से प्रेम करें, किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए सामने आए। उसके बाद अपने इतिहास का गौरव करने का चरित्र होना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बच्चों के लिए आदर और बड़ों के लिए सम्मान होना चाहिए। ये होता है चरित्र निर्माण। और इसी से, अगर इस चरित्र का निर्माण एक व्यक्ति में हो गया तो उससे राष्ट्र निर्माण स्वयं होता है। तो यही काम विगत 100 वर्षों से संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। चाहे वो दिव्यांगों के बीच में सक्षम नाम से जो संस्था है वो काम कर रही है, महिलाओं के बीच में राष्ट्रीय सेविका समिति है, कुटुंब प्रबोधन है, मजदूरों के में बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ है, और स्वदेशी जागरण मंच है स्वदेशी के लिए, बच्चों के लिए बाल भारती है, जो दलित बस्तियों में काम करते हैं सेवा भारती है। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेवा के कार्य को लेकर आगे चलते हैं। अब आता हूं, अभी जो कांग्रेस की नेत्री जो कह रही थी, तो देखिए इनकी छटपटाहट जो है ना वो समझ में आती है, क्योंकि
जिस तरीके से आज कांग्रेस, मेरे ख्याल से कांग्रेस का जन्म से लेकर अब तक संघ तो 1925 में गठन हुआ, लेकिन कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चलती है, वहां से अगर आपको खादी देखनी है राखी जी, तो आप किसी भी संघ के कार्यालय में चले जाइए, आपको वहां से खादी दिख जाएगी, लेकिन कांग्रेस के कार्यालय से खादी गायब है। तो जिस चमक धमक में, जिस भ्रष्टाचार में आज कांग्रेस लिप्त है, तो इनकी ये छटपटाहट दिखती है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे संघ के शाखाओं में तो एक गीत हम लोग गाते थे, उसकी 2 पंक्तियां आपको बताता हूं, उससे ही पूरा सार कि संघ कैसे चलता है उसको पता चल जाएगा। हम केशव के अनुयायी, हमने तो बढ़ना सीखा है, ख्याति प्रतिष्ठा हमें न भाती, केवल माँ की कीर्ति सुहाती, माता के हित प्रतिपल जीवन, हमने तो जीना सीखा है, हम केशव के अनुयायी, हमने तो बढ़ना सीखा है। और इसी पंक्ति के, इसी गीत के अगर मैं आपको 2 पंक्तियां और अभी बताऊंगा, उससे जो कांग्रेस की जो छटपटाहट है और जो ये पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाने की जो ये एक मची हुई है होड़ इनके नेताओं में बोलने की, उसकी बात कहती है। लक्ष्य दूर है, पथ दुर्गम है, किंतु पहुंचकर ही दम लेना है, बाधाओं के गिर शिखरों पर हमने तो चढ़ना सीखा है, हम केशव के अनुयायी, हमने तो बढ़ना सीखा है। तो ये जो कंटक है रास्ते में, कांग्रेस पार्टी एक कंटक है। इन ऐसे हजारों कंटकों को हम पार कर कर आज 100 वर्ष में प्रवेश कर चुका है संघ। इसको इनके कुछ भी कहने से, इनके कोई भी रोक लगाने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राखी जी, अभी कांग्रेस की नेत्री को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी बार बार कि हमें क्या मिलेगा, हमें संघ से क्या मिलेगा। तो आज जहां एक व्यक्ति में ये बात आती है कि मेरे लिए क्या है, मेरा क्या होगा इससे, मेरा हित कैसे जुड़ा है, आज वहां के हजारों स्वयंसेवक, संघ के हजारों स्वयंसेवक अपना घर बार छोड़कर, अपना प्रांत छोड़कर, अपनी संपत्ति छोड़कर, नौकरी व्यवसाय छोड़कर आज एक सन्यासी का अगर जीवन जीते हैं, तो इसमें और किस लिए जीतते हैं, तो देश के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए, देश के एक समग्र विकास के लिए। तो ऐसा जीवन जिसका है, उसके सामने अगर आप कोई कंटक प्रस्तुत करते हैं, तो वो कंटक निष्क्रिय हो जाता है। हमारे संघ के ऊपर तो दैवीय शक्ति है, संघ के ऊपर दैवीय शक्ति का प्रभाव है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस जैसे अन्य संस्थाएं जितनी भी हो, कोई इसको नहीं। अगर वो कहते हैं कि ये तालिबान है, तो क्या ये भारत को अफगानिस्तान कहना चाहते हैं? क्योंकि तालिबान तो अफगानिस्तान में ही है। तो एक तरीके से ये संघ को अपमानित नहीं कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे देश को अपमानित कर रहे हैं, पूरे के पूरे देश के नागरिकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। दिनेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? दिनेश जी, आ रही है ना आवाज राखी जी? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। दिनेश जी देखिए, क्योंकि आप एक आरएसएस विचारक हैं, आरएसएस को लेकर बिल्कुल आपत्ति आई, सवाल आया, इसलिए आपसे सवाल जायज़ बनता है। राजनीतिक रूप से कौन क्या कह रहा है, किस तरीके की बातें करता है, इससे इतर आपसे हट के सवाल पूछ रही हूँ। आरएसएस को हमेशा इस तरीके से क्यों लिया जाता है या क्यों देखा जा रहा है, और अब साउथ की राजनीति में इतना ज़्यादा हिट कर दिया कि सीधे सीधे कंपेयर तालिबान से किया जा रहा है? मतलब देखिए, एक सपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल विचारधारा हो सकती है, खुल के यदि मैं कहूँ विपक्ष की भाषा में, तो उनको लगता है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि कोई है तो आरएसएस है, और उन्हीं के हर डिसीजन पर वो चलती है, आगे बढ़ती है। लेकिन तालिबान जैसी चीज़ से, सनातन से, आरएसएस से दूर रहिए, और आरएसएस की उनकी शाखाओं को जो सरकारी जगह वहाँ से प्रतिबंध करने की साउथ में बात हो रही है। मतलब इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है कि ऐसा क्या कर दिया आरएसएस ने वहाँ, या ऐसी क्या बात है जिसके लिए उनको बिल्कुल वहाँ पर हटाने की बात हो रही है वहाँ की शाखाओं में? राखी जी, आज तो सर्वप्रथम दीपावली का पर्व है ये आजकल, और आज गोवर्धन का पर्व है। पूरे राष्ट्र में सभी भाइयों भगिनियों को ये स्वस्थ रहे, सद्बुद्धि रहे, आर्थिक संपन्नता रहे, ऐसा एक शुभ विचार। अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन विचार करना चाहिए कि जिस एक विचार ने 100 वर्ष पूर्व एक संगठन की भूमिका हुई, और आज 100 वर्ष के बाद करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, और भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी देशों के अंदर संगठन कार्य कर रहा है। और इस वक्त अपना संघ शताब्दी वर्ष है, और संघ शताब्दी वर्ष में हम लोगों के जो विषय हैं वो भी देश को देखने चाहिए।
चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का कार्य है, परिवार प्रबोधन का कार्य है, स्वयं का बोध, स्वबोध, मानव कर्तव्य, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, इस तरह के विषयों को लेकर के संघ कार्य करता रहा है। पूर्व में भी किए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इस तरह के विचार है। संघ से किसी को किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार का ये होना नहीं चाहिए। ये राष्ट्र सेवा का कार्य है और राष्ट्र सेवा का कार्य सबको करना चाहिए। सिर्फ संघ ही क्यों करे, आप भी करें, जितने भाई बहन बैठे हैं टीवी चैनल के ऊपर, सबको करना चाहिए। राजनीतिक दल को भी करना चाहिए, जो राजनीतिक दल में नहीं है उनको भी करना चाहिए। 150 करोड़ लोगों का लगभग ये देश है, तो जब तक सभी लोग कार्य नहीं करेंगे तो कैसे भला होगा। सिर्फ हम लोग राजनीतिक दल के उसमें करें या वो, उसके अलावा देश के सभी नागरिकों को अपनी सफाई का ध्यान रखें, परिवार प्रबंधन का ध्यान रखें, एक दूसरे की सुख और दुख में ध्यान रखें। और हम लोगों की जो सोच है वो तो इस तरह की सोच रहती है, वसुधैव कुटुंबकम हम लोग का एक विचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। इस तरह को सोच लेकर के हम कार्य करते हैं। और ये चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस तरह का भाव लेकर के हम लोग कार्य करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शराफत के साथ, और अपना सब कुछ त्याग करके एक एक कार्यकर्ता, एक एक स्वयंसेवक भारत के सुदूर क्षेत्र में जाकर के किस परिस्थिति में रह करके कार्य करता है। वो चाहे कोरोना का काल रहा है या विपदाएं रही हैं। जो कश्मीर के अंदर 2014 में सैलाब आया तो मैं वहाँ खुद पे प्रभारी के रूप में गया, किस तरह से हालत कश्मीर के अंदर थी। तब तो 370 वहाँ पे लागू थी, और वहाँ जाकर के मैंने जो हालत देखी, ना कोई हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। लंबे समय वहाँ पर भी कश्मीर के अंदर कार्य किया। इतनी बुरी हालत थी वहाँ की, राखी जी, कि आज भी जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ तो वो सीन मेरे सामने आता है। अंदर से एक अजीब सी पीड़ा होती है कि इंसान के लिए कार्य करना चाहिए। तो दिनेश जी सवाल, राजनीतिक क्षेत्र दिनेश जी सवाल इसी बात का है, क्यों हम विराट में पड़ेंगे, सिर्फ राष्ट्र हित में कार्य करना। दिनेश जी सवाल इसी बात का है कि राष्ट्र हित में यदि कार्य कर रहा है आरएसएस, लंबे समय से कर रहा है, 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष का एक कार्यकाल, हमने तो उस पर भी चर्चा की थी, संघ के 100 साल, तो आप उस चर्चा में थे मेरे साथ, मुझे पता है। उसके बावजूद यदि आज कोई उसका कंपैरिजन तालिबान से करे तो कहीं से कहीं तक उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। और फिर जिस तरीके से कांग्रेस का भी पक्ष रख रही है कुंडरू पुष्पलीला मैम, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लगता है सब कुछ सही है। तो आरएसएस जो काम कर रहा है, क्या राजनीतिक रूप से उसको जोड़कर एक धब्बा लगाने की जो कोशिश की जा रही है वो गलत है? क्या होना चाहिए? देखिए, क्लियरिटी तो देनी पड़ेगी। ऐसे यदि कोई कुछ भी कह देगा तो मान नहीं सकते। राजनीतिक रूप से मानती हूँ, पक्ष विपक्ष बोल सकते हैं, लेकिन आरएसएस को जहां हम आंकते हैं और देखते हैं, वो एक सवाल तो खड़ा करता है ना कि आपको यदि कोई तालिबान कह रहा है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और किसी को अगर कोई कुछ कहता है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी है देश के अंदर, परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, सुविचार दे। अगर कोई आदमी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको भी इस तरह की भावना को रखता है तो भगवान उसको सद्बुद्धि दे। इसके अलावा हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर कोई कुछ कहता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं जी? अगर कोई इस तरह की विचार रखता है तो हम क्या करें, क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ, हमारा जो कार्य है मैंने पूरे देश को बताया है, 100 वर्ष से यही चल रहा है, आगे भी हम लोग इसी तरह का। ठीक है दिनेश जी, मैं वापस आऊंगी, छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया सभी मेहमानों की आ जाए। जकिया जी, मुझे सुन पा रही हैं? सद्बुद्धि करते सद्बुद्धि। जकिया जी, क्योंकि दक्षिण में कमल खिलाने की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत है। अब संघ की एंट्री पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि ये हम सब जानते हैं, जहां जहां संघ का हाथ होता है या उनके तरफ से कोई चीजें आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। शायद कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा और इसीलिए उनको लग रहा है, सिद्धरमैया सरकार ने कहा कि आप सारे जितने भी सरकारी परिसर हैं वहां से आप सारी ये शाखाएं हटाइए, यहाँ हमें कोई संघ नहीं चाहिए। संघ को उन्होंने और सनातन को सीधे उन्होंने तालिबान से कंपेयर कर दिया। है तो भारत का ही हिस्सा। क्या ये बात करके कमल खिला लिया जाएगा? क्या ये बात करके खुद नहीं उलझ रहे हैं? कैसे देखती हैं? देखिए, पॉलिटिकल व्यू अगर मैं दूं तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट इनके खुद के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ से, तालिबान के तरफ से उसको कंपेयर कर भी रहे हैं,
तो भी तालिबान का आज भारत ने स्वागत किया है। तो इनडायरेक्टली आप क्या चीज की मतलब क्या चीज को आप डिलीट करना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आप जो हमारा रिश्ता आज तालिबान के साथ अफगानिस्तान के साथ क्रिएट हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो हमें काफी फायदेमंद है, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे पास पाकिस्तान में हावी होने के लिए एक बहुत बड़ी वजह भी वहाँ पे क्रिएट की। और भी बहुत सारे चीज हैं इन्वॉल्वमेंट है, जैसे बलूचिस्तान के केस में हमारी काफी ज्यादा इनर इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ बात को लेकर जो स्टेटमेंट आ रही है आरएसएस के बारे में, इनकी शाखाओं के बारे में, इनके कार्यों के बारे में, तो देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक जो इंसान है जो इनसे भी जुड़ा है और जो इनसे नहीं भी जुड़ा है, उसको जानने का हक है कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है कि आप इतने सालों से जो काम कर रहे हैं वो काम में क्या ऐसा आपने अनुदान दिया। आज आप बात कर रहे हैं जैसे कि हमारे दिनेश जी ने इतनी अच्छी उपाधियां दी और इतनी अच्छी रखी जिनको सुनते हुए हमें बहुत अच्छा लगा, बट ये सुनने में अच्छा लग रहा है, दिखा नहीं। हमारी रैली जरूर दिखती है, डंडे लेके बाला लेके बजाते प्रदर्शन है, अपना मैन पावर का प्रदर्शन हुआ, ये सारी चीज सबको दिखी, बट आपके काम करते हुए कभी झाड़ू लेके स्वच्छता अभियान में नहीं दिखे, आप कभी किसी विधवा के आश्रम में नहीं देखे, आप कभी कश्मीर की अभी आपने बात की, वो भी आपने 300 पहले की बात की। अभी जम्मू कश्मीर में जो हालात हुए हैं बाढ़ से रिलेटेड, अभी तक वहां पे के लोग बहुत जूझ रहे हैं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं, डेफिनेटली वॉलंटियर्स जितने आरएसएस के पास हैं इंडिया में, वैसी कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं है जिसके पास इतने सारे वॉलंटियर हों, वो भी फ्री वॉलंटियर्स। तो फ्री वॉलंटियर्स आप अगर उसकी 20% भी, मतलब कश्मीर के टोटल 20% की वॉलंटियर्स भी अगर आप कश्मीर और जम्मू में लगवा दें तो बहुत काम हो जाता, वो काम देखता, फिर आपको यहाँ पे चैनल में आके बोलना नहीं पड़ता, हम खुद आके आपके सामने बोलते हैं, क्योंकि हम तो भाई समाज से रिलेटेड भी हैं। आई एम नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं यहाँ समाज से रिलेटेड हूँ, मैं तो आपको पता ही है एनजीओ का काम करती रहती हूँ, समाज से रिलेटेड हूँ। दूसरी आपकी जो खुद की जो मनुस्मृति है उसमें बजाते आपने साफ इस चीज को एक्सेप्ट करता रहा हूँ, मैं किसी भी चीज को लेकर बात कर रहा हूँ, तो मनुस्मृति को लेकर बात ना की जाए। मनुस्मृति को लेकर किसी और से मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, इस चीज को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई नहीं बोलेगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर नहीं सुनना चाहिए। मनुस्मृति के बारे में कोई भी ऐसे व्यक्ति से मैं नहीं सुनना चाहता जो मेरे धर्म का नहीं है, तो मेरे इसका नहीं है। तो मनुस्मृति के बारे में यहाँ पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, जब उसकी चर्चा होगी तब हम कुरान पे भी चर्चा करेंगे, तब हम बाकी चीजों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन मनुस्मृति पर यहाँ हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मनुस्मृति पर हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, और न ही कुरान पे कर रहे हैं, न ही हम अपने धर्म ग्रंथों पर कर रहे हैं। तो मैं अपने धर्म ग्रंथ पे एक शब्द भी नहीं सुनना चाहूंगा। अमित जी, मैं अपने धर्म ग्रंथ के विरोध में एक शब्द भी नहीं समय सुनना चाहूंगा। जकिया जी की ऑडियो बीच में ब्रेक हुई है, 1 मिनट उनको क्लियर करने तो दीजिए, पहले उन्होंने क्या बोला, क्योंकि उनकी ऑडियो बीच में ब्रेक हुई थी, उनकी ऑडियो बीच में ब्रेक हुई थी, उन्होंने पूरा क्या बोला पहले सुन ले। 1 सेकंड रुकिए। गोलमाल क्या है? नहीं, ये कांग्रेस की नेत्री भी बोल के चली गई, मैंने बोला तो मैं चुपचाप रहा, अब ये भी एग्जाम दे रही है, इनको क्या पता है मनुस्मृति के बारे में? एक श्लोक बता दो मनुस्मृति का, मैं मान जाऊंगा। अरे मनुस्मृति का एक श्लोक। बात कर रहे हो क्या धमकाने के बात कर रहे हो? सच्ची बात बोलना, तेरे को सुनने का नहीं है ना, सच्ची बात है सुनने के लिए। तू तड़ाक की भाषा में बात मत कीजिए, तू तड़ाक की भाषा में बात बंद कीजिए। मैम कुंडरू पुष्पिला मैम 1 सेकंड रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तुम्हारा मनुस्मृति इधर भी दिख रहा है, औरतों के ऊपर ज्यादा आवाज उठाना, तू तड़ाक की भाषा मैम 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। विषय पर जिस पर बात कर रहे हैं उसको पूरा हो जाने दीजिए, सबकी प्रतिक्रिया आने दीजिए। कुंडरू पुष्पिला मैम प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। अमित जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। जकिया जी कंप्लीट करिए जल्दी से। हाँ, मैं जैसा कि बता रही थी कि आपको अब देखिए इस तरह की चैनल में इन्होंने बात कर रखे, इन्होंने खुद अपनी शाखाओं के बारे में, अपने आरएसएस के बारे में एक बहुत ही वीक पॉइंट दे दिया। कभी भी इस तरह की एक्टिविटी आप
कोई भी चीज में पब्लिकली नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ बीजेपी के अमित बन के नहीं बैठे हैं, आप यहाँ पे बीजेपी के एक अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता बन के बैठे हैं। यहाँ पे दिनेश जी वहां पे इतना शांति से सुन रहे हैं, कभी उन्होंने एक भी कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। इनको बड़ी चिल लग गई, तो ये चिल है ना इन लोग की एक गुमराही का वजह। भाषा पर गौर कीजिएगा राखी जी, जो बहुत ही अपने आप को शिष्टाचारी बता रहे हैं, वो चुल्ल जैसी भाषा का प्रयोग, तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग, ये सभी लोगों की भाषा का सभ्य परिचय दे रहे हैं। ये लोग सभ्य भाषा का परिचय दे रहे हैं। तुम मोहम्मद से रही है, चुल्ल हो गया है, तू तड़ाक की भाषा, ये अपने अपने सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। ये अपने सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। बातें होती हैं वो डेफिनेटली मेन साइडेड है, वुमेन से रिलेटेड इनकी कोई भी ऐसी बातें नहीं है। तो आदमी एक वुमेन एक्सेप्ट करे। आज भारत विकसित होने वाला देश है, विकास किया हुआ देश नहीं है, विकसित पे जा रहा है। और जहां पे भी विकास की बात होती है वहां आप अपने 50% के अधिकार यानी एक वुमेन पार्ट को नहीं निग्लेक्ट कर सकते। आपको निग्लेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ये मानसिकता दिखाती है कि आप आज भी ये पुरुष प्रथा पे पुरुष को आगे लेके चलना, औरतों को दबाना, दलित वो कहानी जो स्तन को ढकने वाली नहीं चलता, वो सारी चीज सामने आती है। बहुत सारी चीज आती है, चाहे वो आपको देवी को जो प्रथा थी, मैं उसका एग्जैक्ट नाम अभी कंफ्यूज हो रही हूँ, भूल रही हूँ, जो देवी समर्पित प्रथा है जो मंदिरों में, जो बहुत सी ज्यादा आलोचना हुई और बहुत सारे जगह इसको हटाया गया। तो देखिए, कोई भी डेवलपिंग कंट्री हमेशा अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करता है और अपनी खराबियों को, ऐबियों को दूर करता है। तो आप इस चीज को अगर हटा देते हैं आरएसएस के चीज से, तो आपको मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो और आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि चीजें आप अच्छी प्रेजेंट करो ना, आप बुरी चीजों को अपने से हटाओ ना। आप वो चीजों को लेके क्यों चल रहे हो जो आपको खोखला कर रही है, और आप अमित जी जैसे लोगों को मुश्किल में पड़ा रही है कि उन्हें ये सुनना तक मंजूर नहीं है, डिबेट तक करना टॉपिक, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कम है। ठीक है ज़किया जी, तो उन्हें खुद पता है कि ठीक है। मैं वापस आऊंगी जल्दी से। राखी जी, मेरे ख्याल से अगर उनके पास शब्द होते तो वो मनुस्मृति पे ना बोलकर अपनी बातें रखते, ना कि तो शब्द किसके पास कम पड़ रहे हैं उनको पता चल रहा है। ठीक है। अरे मैडम, आपसे कौन बात कर रहा है? अब मैडम आपसे कौन बात कर रहा है? आपको क्या बात कर कौन बात कर रहा है? मैं तो राखी जी से बात कर रही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? करने के लिए मेरे को सर, बात आप लोग एक दूसरे से कर रहे हैं और बता मुझे रहे हैं, तो मैं तो हुई नहीं, मैंने तो कोई सवाल ही नहीं करा मनुस्मृति पे, ना मैं कुछ बोली। अमित जी जो कह रहे हैं वो सुना आपको रहे हैं, बोल मेरा रहे हैं। पुष्पलीला मैम कह रही है मैं आपसे बोल ही नहीं रही, वो बता मुझे रही है। तो अब 1 मिनट 2 प्रतिक्रिया आ जाए, फिर हम लोग आपस में बात कर लेंगे, सब पे कर लेंगे। रुकिए सुमन जी, भाई सुमन जी, करने वाले में नहीं है हम लोग। हाँ जी 50% सुमन जी, आरएसएस का कंपैरिजन तालिबान से, अब क्योंकि ये कर्नाटक से आया है, क्योंकि साउथ से आया है, बिल्कुल इसो मुझे लगता है 100% पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में भी थोड़े से स्टेटमेंट कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जिस पर बड़ा चिंतन करना पड़ता है कि आखिर इस तरह की बातें क्यों। 2029 में इलेक्शन है, बात आज से हो रही है, बात आज से रोकने की हो रही है, बैन लगाने की बात हो रही साउथ में कि जो शाखाएं हैं उनको बैन कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी या साउथ में कमल खिलने से रोक पाएंगे? सिर्फ इतनी चीजें करने से हो जाएगा यदि आरएसएस को रोक लेंगे तो? देखो, आरएसएस को तालिबान कहना मैं समझता हूँ घटिया एक दिमागी सोच है। आरएसएस एक राष्ट्रीय देशभक्त संगठन रहा है, कोई मैं आरएसएस से पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी ना। कोई जितने प्रवक्ता बैठे हैं हमारे 1-2 महिला खासतौर पर, इनको बड़ी दिक्कत हो रही है आरएसएस से। मतलब कभी देश विरोधी कोई आरोप लगा? ये ठीक है कि भाजपा का वो राजनीतिक पोषक करता है, भाजपा की ताकत को बढ़ाता है, संघ भाजपा की बड़ी ताकत है,
और भाजपा को भी और संघ को भी भाजपा में सत्ता में आने का कुछ फायदा मिल रहा है और मिलता रहेगा। और इसको लेकर हम ये कहते हैं कि संघ तालिबान है, देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, इस तरह के आरोप लगाना एक घटिया मानसिकता है मेरे हिसाब से। दक्षिण में जहां तक सवाल है, इस बार भाजपा पूरी कोशिश कर रही है कि दक्षिण में अपने पांव जमाए। हालांकि दक्षिण में अभी जो 4 राज्य हमारे पास, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में एक बार भाजपा रही भी है, वहां कांग्रेस की सरकार है। अब ये चारों सूबों में, चारों प्रदेशों में इस बार संघ ने अपनी ताकत झोंकी है। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि संघ का काम करने का अपना तरीका है। मैं हरियाणा से आता हूं। हरियाणा में 2024 में 10 की 10 सीटें थी भाजपा के पास, 5 रह गई, 5 चली गई, क्योंकि उस समय संघ ने थोड़ा सा हाथ खींचा था हरियाणा में। जब विधानसभा चुनाव आया तो संघ फिर एक्टिव हुआ और 48 सीटें यहाँ पर भाजपा को। इसमें कोई दो राय नहीं कि संघ का एक काम करने का अपना तरीका है, भूमिगत तरीके से जमीन पर रहकर, गांव में रहकर, छोटी छोटी मीटिंग करके अपना काम करता है। वो ये उसका तरीका है काम करने का अपना। अब उसको, जैसे अभी जाकिया जी कह रही थी, गाँव में क्यों आ गई? भाई, गांव में तो करने में क्या दिक्कत है? गांव में पाबंदी है क्या आरएसएस जाने में? कोई भी संगठन अपने विचारधारा का कोई पार्टी है, उसके लिए गांव में जाता है, उसके लिए काम करता है, इसमें क्या बुराई है? आऊंगी मैम, जकिया जी और कुंडरू पुष्पलीला मैम, आऊंगी वापस। एक सेकंड, मुझे टाइम दीजिए। एक सेकंड मैम, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया। मैम पूरा समय दूंगी, एक सेकंड रुक जाइए। बस सुमन जी अपनी बात कंप्लीट करें, आरपी श्रीवास्तव जी की छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर उसके बाद मैं समय दे रही हूँ। बस प्लीज मैम, मुश्किल से 5 मिनट रुकिए। हाँ सुमन जी बोलिए जल्दी से। सोच तो ये कि इस तरह से किसी संगठन पर आरोप लगाने की बजाय अपने संगठन को आप मजबूत करें। क्योंकि मैं कोई आरएसएस से नहीं हूं, लेकिन मैं 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने कभी आरएसएस पर एक ठीक गोडसे लेकर कई बार कटघरे पर खड़ा कर लेते हैं लोग भाजपा को या संघ को, लेकिन संघ पर ये बताओ जाकिया जी, कोई आज तक देश विरोधी होने का, राष्ट्र विरोधी होने का, अपना संगठन चला रहे हैं, अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं, देश में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। सुमन जी ऑडियो चला गया आपका। सुमन जी ऑडियो चला गया, म्यूट कर लिया आपने। मुझे हाँ 1 मिनट मैम। 100 साल से अपना काम कर रहे हैं वो लोग। मुझे बता दो कोई संगठन है आपके नाम गिनाएंगे आप ऐसा जो 100 साल से काम कर रहे हैं? राखी मैं अब ऐसे संगठन को हाँ मैम मैं आऊंगी तब जवाब दीजिएगा प्लीज। एक करते रहते हैं, खड़ा अरे हमारा को 50% रखो राखी जी। अच्छी बात नहीं है। ठीक है। हाँ जी सुमन जी ठीक है, वापस आती हूँ। मैम बस 1 सेकंड रुकिए, मैंने बोला था 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट में मैं वापस से लौट रही हूँ, पर 1-2 मिनट का भी पेशेंस नहीं है। आरपी श्रीवास्तव जी, मैम मैं सवाल ही नहीं कर पाऊंगी आरपी श्रीवास्तव जी से, प्रतिक्रिया लेके छोड़ देती हूँ। ठीक है, मैं सवाल ही नहीं करती हूँ तो उसमें भी कुछ सेकंड्स चले जाएंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से साउथ में ये सियासी जंग हम देख रहे हैं, ये तो देखिए राजनीति होना है, जो तैयारी बीजेपी की आरएसएस की है वो होनी है, राजनीतिक रूप से चलता है सब कुछ, लेकिन ये जो संज्ञा दी गई है या संघ को बैन करने की बात हो रही है या इतनी चीजें निकल कर आ रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए राखी, जहाँ तक संघ को तालिबान से तुलना करना है, एक तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ा अच्छा स्टैंड नहीं है, जो भी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों या कोई भी हो, इस तरह का स्टैंड तो नहीं लेने की ज़रूरत है। हाँ ये ज़रूर है कि आपके वैचारिक मतभेद हैं, साउथ में संघ अपना विस्तार कर रहा है, 100 साल पूरे हो रहे हैं, और संघ जो है जो विस्तार करता है राखी, वो पूरा का पूरा जो है वो अपने सांस्कृतिक सामाजिक तमाम चीज़ों को लेकर के गांव-गांव तक जाता है। अब रही बात कि वो भाजपा को कितना सपोर्ट करता है, नो इसमें कोई संदेह नहीं कि भाजपा का वो अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है भाजपा, उसका राजनीतिक एजेंडा जो है जिस तरह से है, जो उनके विचार है उनके तहत चलता है। अब जहाँ तक वहाँ पर दक्षिण की बात की जाए, साउथ में, मतलब आप देखिए इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि अगर साउथ में कुछ सीटें मिल गई होती तो भाजपा पास पूरा बहुमत होता। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, अगर इन राज्यों में भी उतनी कुछ आंशिक सफलता भी मिल जाती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो साउथ से अछूता है, जो पूरी की पूरी पार्टी, उसको विस्तार मिल जाता। और शायद यही वजह है कि जो जिस तरह का अभी जिस तरह से कहा इन्होंने कि परिवार प्रबोधन और तमाम चीज़ों को लेकर के, पर्यावरण को लेकर तमाम एजेंडा, 5 एजेंडे को लेकर के संघ इस शताब्दी वर्ष में पूरे देश भर में जा रहा है। तो एक देखिए ये तो रचनात्मक काम है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। ये केवल आरएसएस का काम नहीं है, पूरे देश के समस्त नागरिकों का काम है और उसे करने की ज़रूरत है।
तो ये कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसको लेकर के। लेकिन जहाँ तक विस्तार की बात है, अगर संघ प्रॉपरली अगर साउथ में, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में तो एक बार सरकार भी बन गई, वहाँ पर मजबूती भी है, वहाँ पर संघ काफ़ी सक्रिय भी है। और आपने भी देखा होगा कि जो राजनीतिक विसात बिछाई गई है, जिसके हिसाब से अभी साउथ में जिस तरह से उपराष्ट्रपति को लिया गया तमिलनाडु से, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रिय है। और वो उसकी वजह है कि संघ वहाँ पर सक्रिय है, और शायद यही वजह है कि जो विपक्ष को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। और ख़ास करके कर्नाटक में ये बयान जिस तरह से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि देश हित में नहीं है, न वाजिब है, और न देने की ज़रूरत है। आप अपना काम कीजिए, आप अपने संगठन के माध्यम से काम कीजिए। हाँ, राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे पर जरूर छीटाकशी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो संघ एक जो है अपना एक विस्तार कर चुका है, एक 100 साल पूरा करने जा रहा है। और इनके स्वयंसेवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो गांव-गांव तक पहुँचते हैं। अभी हम बयान भी सुन रहे थे, जो बात कर रही थी कुंडरू लीला जी, कि गांव-गांव तक संघ के लोग जाते हैं और ये बताते हैं। तो ये डर तो है अन्य राजनीतिक दलों की। और रही बात है विचारधारा की लड़ाई है, मैं ना ही इस पर जाता हूँ कि संघ को लेकर के जिस तरह से मनुस्मृति की बात की गई, जिस पर रिएक्ट भी किया अमित जी ने, तो ये देखिए वो उनको थोड़ा अलग करें। अब उन्होंने सीधे सनातन पर हमला बोला, जो बोलने की ज़रूरत नहीं थी। हमें लगता है कि संघ को या भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा इतर करें। जो राजनीतिक लड़ाई है, जो विचारधारा की लड़ाई, वो अलग है, लेकिन यहाँ पर संघ पर सीधे सीधे हमला बोलना कि ये जो तालिबानी संगठन है और तमाम इस तरह से तुलना करना, ये कहीं से उचित नहीं है राखी। और इस पर निश्चित रूप से एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और आपने देखा होगा कि इसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ेगा। उत्तर भारत में आप देखिए जिस तरह से संघ का विस्तार हुआ और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली, तो हमें लगता है साउथ में इस एजेंडे को लेकर के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और ये सब जो बयान है ये उनको फ़ायदा पहुँचाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। इस बोल देने से नहीं, कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन होगा ही होगा। तो निश्चित रूप से ये एक तरह से ये बात कहना कहीं से हमको नहीं लगता कि कोई वाजिब है। हाँ, 2029 की जो बात आप कर रही हैं, जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसमें ये हो सकता है कहीं न कहीं अगर इस तरह से विस्तार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब रही बात है कि किस तरह का उस समय का परिदृश्य होगा, हाँ, ये समझना होगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी 2029 में वक्त भी है। ठीक है, बहुत सारे मेहमान बहुत कुछ कहना चाहते हैं और एक एक करके सबको समय दे रही हूँ। अमित जी बस एक सेकेंड, कुंडरू पुष्पलीला मैम पहले आप बोलिए, बस जल्दी जल्दी से कंप्लीट करिएगा। मैम अनम्यूट करिए। हाँ, एक मिनट। अच्छा जाए, ठीक। म्यूट हो गया। अच्छा, केंद्र मंत्री जो है परसों का जो आया था, तालिबान का हुआ, तो तालिबान का वालों को इन्होंने इनवाइट किया था। उन्होंने प्रेस जर्नलिस्ट को, उसमें वुमेन जर्नलिस्ट नहीं चाहिए, वो आता है अपन का इंडिया में, और हमारा जर्नलिस्ट को वुमेन महिलाओं के साथ तो वहां पर मौजूद नहीं रहना चाहिए, कंडीशन लगाए। वो कौन होता है हमारा देश में आके? वहां कौन है? विदेशांग मंत्री। तो ये उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता क्या? और ये तीनों ने कहा था, दिनेश भाई ने नहीं कहा था, सुमन जी ने कहा था, अभी पत्रकार जी ने कहा था, अभी अमित जी तो हम तो उसको बात को तो लेते भी नहीं हूं। मैं इतना पुरुषा दिमाग में जरा ज्यादा हो गया होगा, तो वो उससे बात करना हमारा खुद नहीं है। 50% है राखी जी, हमको भी ये पैनल में 50% महिलाओं को रखो, तब ये लोगों को दिखाएंगे हम भी क्या है। मैम मेरे को एक तो डिमांड है मेरा। दूसरा बात ये सुनिए। दूसरी बात, ये जो लोग बोल रहे हैं ना, यहाँ जहाँ हार गई है दक्षिण में उनका पकड़ नहीं है, और इसीलिए हो गया है कि हमारा आरएसएस का वहां पर ठीक से काम नहीं करा होगा, इसीलिए पकड़ में नहीं आए, बीजेपी का जाल में नहीं फंसे। हम आगे भी नहीं फंसने देंगे। आपका गांव में देखो आरएसएस वालों का 100 साल में क्या किया। जैसे हमारा दीदी ने पूछा था क्या किया था, वो लोगों ने कुछ नहीं किया था। ये लोग अंडरग्राउंड में बीजेपी को जिताने में काम किया बोल के ये लोगों का सबूत से बात कर रहे हैं। अगर जहां आरएसएस नहीं सुन रहा मोदी जी, तो दिखाने का कोशिश आरएसएस वाले भी इससे खफा है। परसों तक यहाँ पर भी टेम्पल में बनाया था, टेम्पल में जी वो राम का मंदिर बोला, छोटा राम का, बलराम का टेम्पल बनाया था, वहां पर भी आरएसएस वाला
महिलाओं को भी इनको जाने नहीं दिया था, मगर वो उस टाइम में भी मोदी जी ने ये जब फोर्सफुली आरएसएस वालों को, तोगाड़िया लोगों को जैसा उन लोगों को आरएसएस वालों को बुलाना पड़ा, मगर इन्होंने अमित शाह एंड मोदी ने आरएस का कदमों में नहीं है, केवल वोट बैंक बनाने में, जिसको लूटने में, जीतने वालों को लेने में, पावर बैंक बनाने में जोड़े हैं बस। ये आरएसएस का अगर नहीं रहा ना इधर, ये लोग तो जीरो बनने वाला है। हम दक्षिण में दिखा देंगे, तमिलनाडु से लेकर पूरा देश में आरएसएस का कार्यकर्ता कहीं भी रहेंगे। हमारा गांव में हमारा कार्यकर्ता को, राहुल जी का बात को लेते हुए, खड़गे जी का बात लेते हुए, हमारा मंत्री जी का बात लेते हुए, हम लोग आरएसएस वालों का क्या उद्देश्य है महिलाओं के बारे में, उन लोग अच्छे काम कर रहा, क्या ट्रस्टी किसका पास जाना नहीं पैसा। ठीक है मैम, मुझे ऐसा समझ आ रहा है साउथ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चिंता आरएसएस की है और आरएसएस की वजह से चीजें बिगड़ सकती हैं, इसलिए उसी पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। ये तो मुझे क्लियर समझ में आया। अरे मैडम, ये तो दिमाग के लिए चलता मैडम। ये जो है ना सेक्युलर है, सनातन धर्म बोलते हैं, उसकी औरतों को उसको बात नहीं करने देता इन्हों, चैनल पे बात नहीं करने दे रहे, तो घर में क्या बात करने देगा इन्होंने? क्या सनातन बात करेंगे? इनको माँ को रेस्पेक्ट नहीं करते, महिलाओं को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी वाले सनातन धर्म को संस्कृत का वर्ड में हमको सुना रहे, क्या शब्द पढ़ा रहे भाई, हमको ना समझ की बात है, हमको समझाने के बात में समझाने का लायक मैम, चलिए तब चैनल पे बैठो। आप हुकुम चलाने का आगे बात करेंगे ना, आप देख लीजिए उसका रिजल्ट। आप कर्नाटक में हूँ मैडम, इस बार जीरो पे भी जाएंगे आप। हमारा महिला शक्ति को आप मालूम नहीं कर रहे, आप जरा सोच के बात करिए। हमारे को कमांड नहीं करना, रिक्वेस्ट करो। आप मनु धर्म के बात अरे में मैम सुनने प्लीज, के लिए इतना दम मुझे नहीं ऐसा है, क्यों लग रहा है तो पर्सनली हो रहे हैं धीरे धीरे। बात नहीं करना प्लीज ठीक है, चलिए जकिया जी कंप्लीट करिए जल्दी से, समय हो रहा है मैम। ठीक है ठीक है, चलिए जकिया जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा। हाँ अमित जी बस इसके बाद। नहीं, मैं पुंडरू मैडम को बोलना चाहता हूँ कि मैं कर्नाटक में हूँ मैडम, देख लीजिए। चलो मैं भी आ रहा हूँ, दिखे तो आपको एक बार आज कल आ तुम, क्या चलो रहो वहाँ पर, मैं आ रहा हूँ कल ही आ रहा हूँ, चलो रहो वहाँ पर। मैं डरने वाले में नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ, यहाँ का तेलंगाना का बेटी हूँ। क्या समझ रहे होंगे क्या ये बोलते हुए कि हम लोगों की चार जगहों के जीत के बारे में बोला और उन्होंने बोला हम लोगों की जीत हो गई। तो एक ऐसे इंसान जो नेशनल चैनल पे आके सिर्फ यहाँ पे एज ए सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं, लेकिन वो कॉमन एक्टिविटी के बारे में ना बात करके एक तरफ की पोजीशंस लेते हुए बात कर रहे हैं, तो ये अपने आप में आपकी अपनी आइडियोलॉजी बेशक बीजेपी के साथ हो, आप भले ही उसके साथ जुड़े हो, जब आप यहाँ पे एज ए पत्रकार के तौर पे बैठे हैं तो डेफिनेटली आपको कॉमन बातें करनी, बोलना, आपका वर्ड रखना कि हमारी पत्रकार को सच तो बोलना चाहिए, पत्रकार को सच तो बीजेपी का पत्रकार हो आप, सवालों का जवाब मुझे देने दीजिए क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरा बात आपने बोला कि आरएसएस की कोई भी एक्टिविटी जो है वो गांव में जाके, वो तो अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। मैंने कहा इन्होंने कंफ्यूजन ले लिया कुंदरू मैम के और मेरे वर्ड में, क्योंकि मैंने तो कहा कि एक्टिविटी करो, लेकिन वो एक्टिविटी गांव में दिखनी चाहिए। ये बात कुंडू जी ने कही थी, बिल्कुल आपने नहीं कही थी, कुंडू जी ने कही थी। ठीक बात है। अरे मैं पॉलिटिकली कर रही हूँ, दिखाती बोल रही हूँ मैं भी दीदी, मैं भी क्या बोल रही हूँ राखी जी, वो जो आरएसएस अंडरग्राउंड का वर्क पॉलिटिकल बीजेपी को जिताने के लिए कर रहे हैं। अभी 240 क्यों आया जी, बीजेपी वहां दक्षिण में नहीं जा पाए इसीलिए हार गए बोलकर खुद को वो लोग भी बोल रहे हैं ना, मैंने कहा वो बात। एक मिनट, दूसरी बात कि आरएसएस पे बैन के बारे में लगी, ठीक है, बैन अब एक बार नहीं लगी है, कई बार लगी है। पहला बैन आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 को लगी थी, जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, और इस पे भी उनकी बजाबते आरएसएस के ऊपर बजाबते केसेस भी चली थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि लीगल केसेस कहाँ पे चली है, क्या ऐसा हुआ है जिसमें हम लीगल तरीके से बात कर सकते हैं। दूसरा बैन 1975 से लेके 1977 जो इमरजेंसी का टाइम था उस टाइम में लगी थी, और उस टाइम में भी जेपी मूवमेंट को हो और टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में काफी सारी चीजें आई थी, जहां पे अभी तक इसके ऊपर चीजें चल रही हैं, और भी बैन लिफ्ट हो गया, एंटी नेशनल नहीं कहलाया, लेकिन केस अपहोल्ड हुआ था। दूसरा बैन बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन के टाइम में लगी। ठीक है जकिया जी, एक कंक्लूजन जल्दी से मैम, समय हो रहा है। नहीं,
अच्छा, बैन के बारे में छोड़ देते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि टेररिस्ट एक्ट यानी एंटी नेशनल कुछ एक्टिविटी ऐसा जिसके बारे में आप बात करते, तो मालेगांव ब्लास्ट 2008 के ऊपर उस पर वर्डिक्ट आ चुका है। नहीं, एक सेकंड, कंटेंट ऑफ कोर्ट होगा, कंटेंट ऑफ कोर्ट होगा। फैसला आपको वर्डिक्ट के बारे में कुछ कहेंगे तो ठीक है। अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट 2007, मक्का मस्जिद ब्लास्ट 2007, और ये सारे पे केस कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली ही आरएसएस के लोगों के ऊपर ये सारी चीजें लगी। ठीक है ज़किया जी, चलिए मैम, ठीक है, ऐसे ऐसे तो पूरी लिस्ट होगी ना, मुझे सबको समय देना है। अमित जी कंप्लीट करिए। बहुत लंबा नहीं, क्योंकि राखी जी मैं ये कहता हूँ कि देखिए जो जाकिया जी जो कह रही हैं, अगर लोग ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं समझेंगे, तो इनके सवाल उनके मन में दिमाग में गर कर जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है राखी जी। देखिए जो जाकिया जी कह रही हैं, ये कांटे हैं, और ये कांटे होते हुए भी, बैन लगते हुए भी, बैन उठते हुए भी। मैडम मुझे समय मिला है, बोलने दीजिए। मैडम मुझे समय मिला है, बोलने दीजिए। मैडम आपका समय खत्म हो चुका है, मुझे समय मिला है, बोलने दीजिए। मैम मुझे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलने के लिए? राखी जी आप ही बता दीजिए, क्या मुझे आपका संरक्षण मिलेगा? राखी जी क्या मुझे आपका संरक्षण है? क्या मैं बोल सकता हूँ? आपने मुझे समय दिया है, क्या मैं बोल सकता हूँ मुझे आपका संरक्षण मिलेगा? सर बोल लीजिए। संरक्षण तो मेरा किसी के लिए भी नहीं है सर इस पैनल में। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं स्वदेश न्यूज के साथ हूँ, मेरे साथ मेरे चैनल हेड हैं, बस मैं यही हूँ सर। बाकी संरक्षण मेरा किसी के साथ नहीं है। नो आरएसएस, नो बीजेपी, कांग्रेस, नो एनीवन। अब आप बोलिए। राखी जी जो जाकिया जी ने जितनी भी चीजें गिनाई, ये कांटे रास्ते में आए, और इन कांटों के आते हुए भी संघ ने 100 वर्ष पूरे किए। ऐसे कई संगठन हैं जो हवा में मौसम के बदलते ही तूफान में उड़ गए, लेकिन संघ आज भी डटा हुआ है। जाकिया जी मेरी बात करने दीजिए। जाकिया जी मेरा समय देखिए, इसी तरीके से अतिक्रमण हर जगह होता है। राखी जी इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, आपको मुझे अपना संरक्षण मुझे देना पड़ेगा। देखिए जाकिया जी मैम रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बोलने दीजिए। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले थे, अच्छा नहीं लगता ना बार बार मुझे इंटरप्ट करना। प्लीज मैम, ठीक है। देखिए वैसे भी राखी जी इन कंटकों के होते हुए भी आज संघ 100 वर्ष पूरे कर रहा है। ऐसे कंटक और आएंगे रास्ते में, हम उसके लिए तैयार हैं, और 100 वर्ष और संघ पूरे करेगा। इसके लिए निश्चिंत रहना चाहिए। कोई भी हमारे पैनल में है, सिर पे लगाते फिरो भैया जी। 100 वर्ष किसके लिए? बुढ़ापा आ गया, अकल नहीं आया। ठीक है, आपको आ गया, सद्बुद्धि भगवान ने आपको दिया, सबको आ गया, आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात देखिए राखी जी इन्होंने कहा कि संघ ने किया क्या है। आपको याद होगा जब भारत चीन युद्ध हुआ था, रसद पहुंचाने से लेकर सैनिकों के परिवार की सेवा से लेकर रक्तदान तक संघ ने किया था, और एक संगठन ने और रक्तदान किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। वो किसके लिए किया था? वो चाइना के लिए किया था। हमने किसके लिए किया था? अपने भारतीय सैनिकों के लिए किया था। तो ये फर्क आ जाता है जब आपकी विचारधारा देश के विरुद्ध काम करती है और देश के पक्ष में तो अमित जी ये सारी बातें लेके आप जाएंगे साउथ में, तो कैसे कांग्रेस को हजम होगा? वो साफ तौर पर बोल चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से तकलीफ नहीं, तकलीफ आरएसएस से है। संघ आप अगर मोहन भागवत जी को सुनेंगी राखी जी, तो उन्होंने कहा है कि हमारे कोई भारतीय जनता पार्टी और संघ का आप जो राजनीतिक संबंध बनाने का प्रयास हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। अगर कांग्रेस संघ का लाभ लेना चाहे तो कांग्रेस भी ले सकती है। कांग्रेस अगर लाभ लेना चाहती है, ये मेरी बात नहीं सुनूंगी, कांग्रेस अगर लाभ लेना चाहे संघ का, संघ के 100 वर्ष का, संघ के कार्यकर्ताओं का, तो कांग्रेस भी ले सकती है। जाकिया जी चाहे, अगर उनकी पार्टी चाहे तो वो भी ले सकती है। संघ किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, संघ तो पूरे देश के लिए है, सर्वत्र के लिए है, हर जगह है। आप गौर से देखिए, हर चेहरे में आपको संघ दिखाई देगा। आप गौर से देखिए, ये मति भ्रम जो है ना, समय की सीमा है। अमित जी सुमन जी की बात आ जाए प्लीज। सुमन जी पे बहुत सारे आरोप लग गए। एक मिनट देखिए, होता है जब काल मनुष्य पर चाहता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। और पंडू लीला जी आपके साथ यही हो रहा है, आपके पार्टी के साथ यही हो रहा है। आपके पार्टी के राहुल बाबा अमित जी और कुंडू पुष्पिला मैम, आप लोगों ने कहा ना आप लोग साउथ में, दोनों कर्नाटक में है, प्लीज बाद में देख लीजिएगा। व्यक्तिगत रूप से रुक जाइए, अभी रुक जाइए। सुमन जी को अपनी बात रखने दीजिए। सुमन जी जल्दी से प्लीज, समय हो गया। हाँ जी, मेरे से कह रही हैं? हाँ सुमन जी।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुमन जी, आप पर भी आरोप लग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, अब आरएसएस का साइड ले रहे हैं। एक कंक्लूजन निकाले तो आगे क्या, बस इतना बता दीजिए जल्दी से। देखो, ये 2019 से 29 तय करेगा कि जो आरोप लग रहे हैं वो सच हैं या गलत हैं। अब ये कहना, किसी को अगर कोई सच बात कहे, अगर कोई ठीक बात कहे, उसको लेकर आप ये कह दो कि ये भाजपा का आदमी है, ये आरएसएस का आदमी है, ये मैं समझता हूँ कि जो कुंडू जी हैं इनको ये विचार करना चाहिए। बड़ी पार्टी की प्रवक्ता हैं ये, इस तरह से हल्की बात नहीं करनी चाहिए और सोचना चाहिए उनको कि कोई बात कही जा रही है तो उसके पीछे कहीं ना कोई तथ्य हो सकता है। आप कितना मेधावी है, 100 साल का बूढ़े भी हो गए तो भी अकल नहीं काम कर रहे हैं। आरएसएस का लीडर भाषा का प्रयोग, मैडम थोड़ा सा गौरव सम्मान देने लायक प्रवक्ताओं को बुलाया कीजिए। आपका एक इतना बड़ा राष्ट्रीय चैनल है, कम से कम तो सम्मान सबको करना ही चाहिए। ये किस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रही है? आप श्रीवास्तव जी एक छोटा सा कंक्लूजन कर रही है। ठीक है सर, अब आप लोग प्लीज ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो सम्मान मिल सके। राखी, सबसे बड़ी बात सुमन जी ने जो कहा, पत्रकार का काम है कि जो हकीकत है उसको रखे, और उन्होंने रखने का प्रयास किया। सवाल ये नहीं कि कौन क्या कर रहा है, पॉलिटिकल राजनीतिक दल हैं, अपने अपने हिसाब से इनका नैरेटिव सेट करते हैं। जहाँ तक उन्होंने जिस संदर्भ में बात किया कि भाई आप हरियाणा की बात को लेकर के, कि जब लोकसभा में 5 सीटें मिल गई तो उसके बाद संघ एक्टिव हुआ, हमें लगता है कि निश्चित रूप से उनकी बातों में दम है। और रही बात अगर दक्षिण भारत की बात है, अगर संघ वाकई प्रॉपरली वहाँ पर जिस तरह से काम कर रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। अब रही बात है कि कितना मिलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन 2029 तय करेगा। लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि संघ जिस तरह से प्रयास कर रहा है, जीरो है, आरएसएस नहीं तो हम जीरो है, मान लो। नहीं, बात जीरो की नहीं है, बात यह है कि वो उनके अनुसांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल है कि उनका जो एजेंडा है, उनकी जो सोच है, उनकी सनातन की सोच है, तमाम चीजें उनको फायदा तो जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ दिनेश जी, अब आरएसएस को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज बिल्कुल आरएसएस का नाम लेते से ही यहाँ पे ऐसा हो गया कि कोई सवाल पूछना, मैं तो एक सवाल पूछ के रही गई सर आपसे। एक छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी भी, फिर क्लोज करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया, जल्दी से। सब लोग बहुत अच्छे हैं, भारतीय नागरिक हैं, सब लोग भारत के हैं। परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, और ये आपस में जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी लोग हैं, आपस में कुछ ही बातचीत करते रहे, लेकिन राष्ट्र हित का कार्य करना चाहिए, बस इतना ही है। सब लोग देश हित में कार्य करें, लेकिन राजनीति में कार्य करते रहे, बस करते जाइए, चलिए इंडियन को मारते जाइए। मैम ठीक है, चलिए क्योंकि समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोगों को साउथ में जिस तरीके से सियासी रूप अभी से आया, देखिए 2029 की तैयारी है कमल खिलाने की, और उसको लेके जो सियासत है वो अभी से देखने को मिलती है। देखिए जो बयान दिया है, आरएसएस एक ऐसा संगठन है और लगातार ऐसे देश हित में भी काम करते आया है, तो उसको आप तालिबान बोलेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल तो खड़े होंगे। अब आप ऐसा बयान देके खुद क्यों उलझ रहे हैं? आपके सामने यदि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी है या विपक्ष है, जो भी है, आप लोग आपस में देखिए, लेकिन आरएसएस पर सवाल उठाकर भले ही वो कितना ही संरक्षण दे, वो कितना ही सपोर्ट करे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन खोलकर ये बयान कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े करता है। अब कितना जीत पाएंगे आरएसएस, कितना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपनी निभा पाएगी, लेकिन एक बात साफ हो गई इस चर्चा से कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा जो महसूस हो रहा है कांग्रेस को, वो है आरएसएस से, और शायद इसीलिए इतनी बातें निकलकर आई हैं। अब देखिए क्या होगा, क्योंकि 29 में तो अभी बहुत वक्त है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।